हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी को डिस्कस किया था कि दो पॉलीगन्स सिमिलर तब होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। क्योंकि ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, इसलिए ट्रायंगल के अंदर भी सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो ट्रायंगल्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल and the second thing is that their corresponding sides are in same ratio, या फिर इसको प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इन प्रोपोर्शन। ओके, याद रखिए हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी। अब देयर वाज अ मैथमेटिशियन हुज नेम वाज थेल्स। मैं बताता हूँ थेल्स ने क्या बोला था सिमिलैरिटी के बारे में। सो थेल्स टोल्ड अस दैट द रेशियो ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम। उनके हिसाब से अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल सेम है। सपोज वन एंगल इज 60 हियर, वन एंगल इज 60 हियर, वन एंगल इज 70 हियर, वन एंगल इज 70 हियर, वन एंगल इज 80 हियर, सॉरी वन एंगल इज 50 हियर एंड वन एंगल इज 50 हियर। सो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम इक्वी एंगुलर बोलते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल के एंगल्स सेम हैं। सो थेल्स ने बोला कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं तो इन ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो सेम होंगे, लेकिन आपको यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल का नाम है ABC और इस दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। तो आपने देखा है कि ये इक्वी एंगुलर है तो इनके साइड्स के रेशियो सेम होंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो कैसे देखते हैं? आप देखो 60 के ऑपोजिट यहाँ क्या लिखा है? AB लिखा है। तो फिर आपको 60 के ऑपोजिट यहाँ देखना पड़ेगा, वो RQ है। तो AB और RQ का रेशियो इक्वल होगा किसी के। ओके, दोबारा 70 के ऑपोजिट देख लेते हैं। 70 के ऑपोजिट वी हैव AC हियर और 70 के ऑपोजिट यहाँ PQ है। सो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। AB अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PQ। एक और रेशियो भी इक्वल हो सकता है। 50 के ऑपोजिट BC लिखा हुआ है और यहाँ 50 के ऑपोजिट PR है। तो थेल्स ने बोला कि अगर दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इस तरह से इक्वल होते हैं। ये डिटेल हमको इस चैप्टर के अंदर और भी आगे मिलने वाली है, फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। ओके, अब हमें एक थ्योरम समझ लेनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर में। ओके, जब आप NCERT से पढ़ेंगे तो आपको थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं उसमें से 6.1 बता रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरम। देखते हैं थ्योरम क्या है। सो फर्स्ट थ्योरम इज if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ओके जी। ओके, हो सकता है आप थ्योरम को पढ़कर थ्योरम समझ ना पा रहा हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको एक डायग्राम की हेल्प से। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आपके कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तो किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन चल रही है एंड दैट लाइन इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर उनको वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर? ओके, अब इस थ्योरम को पढ़ लिया आपने, ऐसे याद कर लीजिए। और अगर कन्फ्यूजन है समझने में तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये थ्योरम समझा देता हूँ। तो थ्योरम में बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, सपोज
हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है जी। वी हैव अ ट्रायंगल विच इज़ ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। तो थ्योरम में बोला गया था इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बी सी के भी पैरेलल ले सकते हैं आप, ए सी के पैरेलल ले सकते हैं आप, ए बी के पैरेलल ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं बी सी के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ले ली है जो बी सी के पैरेलल है, मान लेते हैं इसका नाम है डी ई, ठीक है जी। थ्योरम में लिखा हुआ था इफ़ अ लाइन, इस लाइन की बात हो रही है, इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स थे, उसमें से ये लाइन बी सी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं इस ट्रायंगल में आपने 3 साइड्स देखे थे, वन साइड इज़ ए बी, सेकेंड साइड इज़ ए सी, थर्ड साइड इज़ बी सी। जो आपने लाइन ली है वो बी सी के पैरेलल ली है, लेकिन अभी 2 साइड्स छूटे हुए हैं, ए बी और ए सी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके जी। तो जो 2 साइड अपने छोड़ दिए हैं जिनके पैरेलल लाइन नहीं है, वो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इफ़ डी ई को बी सी के आपने पैरेलल लिया है तो ये ए डी और डी बी का रेशियो, ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, ये थी फर्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, या थेल्स के रेस्पेक्ट में हम इसको आप थेल्स थ्योरम भी बोलने लगे हैं, ठीक है जी। ओके, अब मैं इस थ्योरम का पूरा डेरिवेशन आपको समझाता हूँ। आई होप थ्योरम समझ में आ गई होगी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए किसी साइड के पैरेलल, तो जो बाकी साइड्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ओके, मान लेते हैं कि डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, ये बात तो उन्होंने हमें दे दी है, दिस इज़ गिवन। हमें प्रूव ये करना है कि ए डी और डी बी और ए ई और ई सी का रेशियो सेम होगा। थेल्स थ्योरम को चलिए हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ए डी ई है, तो ए डी ई में आप ए डी को बेस मान लो और इस बेस पर ई से एक परपेंडिकुलर डाल दो। आप जानते हैं हम परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं जो बेस पर आकर 90 का एंगल बनाए, इसका नाम हम एन रख लेते हैं। ओके, ए ई पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं एम, दिस इज़ परपेंडिकुलर। आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। ओके, आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ए डी ई का, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के लिखोगे हाफ इंटू बेस। तो ए डी ई में आप ए डी को बेस मान लो। ओके, अगर आपने ए डी को बेस माना है तो जिसको हम बेस मानते हैं उस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए होता है। ये है परपेंडिकुलर, मतलब हाइट को हम ई एन लेंगे। तो ये हो गया ए डी ई का एरिया। ओके, अब आप बी डी ई का एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ओके, बी डी ई कहाँ है, इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें तो आपको देखिए ये बी डी ई ट्रायंगल मिल गया है। ऐसे ही अगर आप डी और सी को ज्वाइन कर लोगे तो आपको ई सी डी भी मिल जाएगा। ओके, बी डी ई का एरिया फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बेस मान लो बी डी को, बेस मान लिया बी डी को। ओके, अब बी डी के ऑपोजिट जाना पड़ेगा हाइट को ढूंढने के लिए। तो बी डी के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो ई है, ई से कोई लाइन आनी चाहिए परपेंडिकुलर इस बी डी पर। तो कभी कभी ट्रायंगल के अंदर नहीं, ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर आता है। ऐसा तब होता है जब एंगल 90 से बड़ा होता है। तो आप देख लें ये एंगल बी डी ई इज़ मोर देन 90, ये एंगल ऑब्ट्यूज़ है। और जब भी एंगल ऑब्ट्यूज़ होता है तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या हाइट बाहर निकल जाती है। तो ये हाइट है, मतलब हाइट आपको यही लेनी है। तो हाइट हो गई ए एन। ओके, चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अगेन हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई पिछली बार हम जो हमने फाइंड किया था तो हमने ए डी को बेस लिया था, इस बार हम ए ई को बेस ले लेंगे। तो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस, हम ए ई को मान रहे हैं, और हाइट क्या होगी, अगर आपने ए ई को बेस माना हो तो ए ई के ऑपोजिट वर्टेक्स पर जाएंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उसको हम हाइट मानेंगे। सो डी एम इज़ द हाइट। आई होप समझ रहे हैं आप। ओके, अब फाइंड कर लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया, डी ई सी का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हाफ लिखिए, बेस आपने ए सी को मान लिया है, और हाइट किसे मानेंगे, ए सी के ऑपोजिट जाएंगे, डी से एक वर्टेक्स, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर आएगा, इस ई सी डी ट्रायंगल के बाहर जाएगा क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज़ है। ओके, सो हम लिखेंगे डी एम।
हो सकता है आपको ये बात कंफ्यूज कर रही हो कि ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर कैसे चला गया। तो देखिए, अगर कभी भी आप कोई ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करोगे कि जिस ट्रायंगल में ये एंगल कोई एंगल 90 से ऊपर निकल जाएगा, तो अब अगर इस ट्रायंगल में मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस साइड को एक्सटेंड करने पर मिल रही है। ओके जी, तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं इस बेस पर हाइट जानना चाहूँगा, तो हाइट पता करने के लिए मैं ऑपोजिट वर्टेक्स पर जाऊँगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर ही आएगा। अगर अंदर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, ऑल्टीट्यूड नहीं मिलेगा, वो 90 का एंगल नहीं बनेगा। तो याद रखिए, जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो ऑल्टीट्यूड बाहर निकल जाता है। आई होप क्लियर हो गया आपको। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रायंगल के एरियाज़ निकल कर दे दिए हैं। अब हम कुछ ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए पहले फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जो शुरुआत के दो है ना, उनका आप रेशियो फाइंड, इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लो। रेशियो फाइंड करने के लिए आप इस पोर्शन को इस पोर्शन से डिवाइड करोगे। ओके, आप लिखोगे हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। आप देख लें EN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो ये बचेगा AD अपॉन BD। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इन दोनों शुरुआत के दो ट्रायंगल्स का जो रेशियो निकला है वो AD अपॉन BD निकला है। आई होप कंफ्यूज नहीं हो आप। ठीक है जी, चलिए अब फाइंड कर लेते हैं दूसरे दो ट्रायंगल्स का रेशियो ADE और DEC का। तो ADE ऊपर लिखा हुआ है और नीचे ज़रा हम DEC लिख लेते हैं। ADE का एरिया ये लेते हैं हाफ इंटू AE इंटू DM और DEC का है EC, हाफ इंटू EC इंटू DM। ओके, इस बार देखिए DM कैंसिल हो गए, हाफ हाफ भी कैंसिल हो गए, तो ये AE अपॉन EC आ गया। ओके, सबसे पहले आपने इन दोनों का रेशियो फाइंड किया था, फिर आपने इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो फाइंड किया। तो पहला जो रेशियो आया था वो आया था AD अपॉन BD और अभी जो आया है वो आया है AE अपॉन EC। ठीक है जी, ओके, याद रखिए हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB एंड AE अपॉन AC ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, एक बार आपको रिकॉल करवा दूं कि आप ये प्रूव कर चुके हैं। आपने प्रूव किया है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू, आपने प्रूव किया है AD अपॉन BD। फिर दूसरा जो आपने लास्ट में पता किया था वो फाइंड किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और इसका रेशियो आपने निकाला था AE अपॉन EC। आई होप क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी, ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए कि आप जिन ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो फाइंड कर रहे हैं उसमें ऊपर आपने सेम ट्रायंगल लिखा है, यहाँ भी मतलब ये भी ADE है और ये भी ADE है। BDE और DEC को ज़रा देख लीजिए। BDE ये ट्रायंगल है, दिस इज़ BDE एंड दिस इज़ DEC। आप लोगों को याद होगा क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो आप देखिए, ये जो पहला ट्रायंगल है DEC DEB और दूसरा ट्रायंगल है DEC, दोनों सेम बेस पर हैं, दोनों का बेस DE है। दूसरी बात, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। तो जब कभी दो ट्रायंगल्स सेम बेस के बीच में होते हैं, सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच होते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये इसलिए सेम है क्योंकि बोथ ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस। इन दोनों का सेम बेस है। क्या बेस है? DE बेस है। एंड दे बोथ लाई अंडर सेम पैरेलल्स, इन सेम पैरेलल्स। और वो कौन से पैरेलल्स हैं? DE एंड BC। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है जी, तो जब इन दोनों का एरिया सेम हो गया तो आप इस DEC की जगह रिप्लेस करके BDE लिख सकते हो आप। आई होप क्लियर हो गया। अब मैं इसको इरेज करके आगे की कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आपने प्रूव कर दिया है, आपने समझ लिया है कि DEC और BDE का एरिया सेम है, तो आप इस DEC की जगह BDE भी लिख सकते हो। तो अभी देखो ये दोनों बिल्कुल पूरी तरह से इक्वल हो गए। ऊपर का पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल था, अब बॉटम वाला पार्ट भी इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आप लिख दोगे देयरफॉर
ये जो वैल्यूज़ हैं ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ए सी ये आपस में इक्वल है, और आपको यही प्रूव करना था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो जो आपको प्रूव करना था आपने प्रूव कर दिया है, और इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बाकी दोनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, एंड दिस इज़ नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या अभी हम इसको थेल्स थ्योरम भी बोलने लगे हैं। आई होप समझ में आ गया है। तो जो आपका चैप्टर ट्रायंगल्स है, अकॉर्डिंग टू NCERT, इसके अंदर जो फर्स्ट थ्योरम थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसी थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम है, इसी थ्योरम का ऑपोजिट है वो। चलिए ट्राई करते हैं उस थ्योरम को। पहले देख लीजिए वो थ्योरम है क्या। ओके, सी द नेक्स्ट थ्योरम, हो सकता है आपकी बुक में ये थ्योरम 6.2 थ्योरम के नाम से हो। सो द थ्योरम इज इफ अ लाइन, ये जस्ट उसका ऑपोजिट होगी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same, ये ट्रायंगल का सिंबल है, आप समझ पा रहे होंगे, in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ओके, सो ये रही थ्योरम। ये थ्योरम ये बोल रही है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, इसका नाम रख लेते हैं ABC, हमने इसका नाम रख लिया है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कोई लाइन है, ये मैंने कोई लाइन ले ली है, मान लेते हैं ये DE लाइन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, थ्योरम में लिखा हुआ है कि अगर इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रखा है, मतलब AD और DB, AE और EC ये रेशियो सेम है, तो अगर ये सेम रेशियो होते हैं देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ना, ये थर्ड साइड के पैरेलल रहती है, जस्ट उसका ऑपोजिट प्रूव करना है इसमें। तो अब मैं इस थ्योरम को इरेज कर देता हूँ और मैं आपको थ्योरम की प्रूविंग दिखाता हूँ। आई होप आप समझ गए हैं कि थ्योरम क्या बोल रही है। ओके, इफ इट इज़ नॉट क्लियर सी अगेन। थ्योरम ने ये बोला है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, मान लेते हैं वो ट्रायंगल ABC है, तो थ्योरम में लिखा हुआ था इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, दो साइड्स हम ले लेते हैं AB और AC। कोई लाइन है जो AB और AC को डिवाइड कर रही है, तो मान लेते हैं ये लाइन है, ये रही लाइन, क्लियर। ये लाइन AB को कट करती है D पर और AC को कट करती है E पर। तो दिया ये हुआ है कि AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, ये दे दिया गया है। ठीक है जी, आपसे कहा गया अगर ऐसा होता है तो फिर ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब DE BC के पैरेलल होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं कि DE BC के पैरेलल कैसे होगा अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। ठीक है जी, तो हम इसको यूँ प्रूव करेंगे, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग अ लाइन DE। तो हमने एक लाइन ले ली है DE जो BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों का रेशियो सेम है, मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये रेशियो सेम है। ठीक है जी, ओके। चलिए मान लेते हैं कि जो लाइन हमने ली है वो पैरेलल नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी हम प्रूविंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। ये होगी तो पैरेलल, लेकिन हम मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, एंड लेट DE is not parallel to BC। हमने मान लिया है कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो BC किसके पैरेलल है? कोई तो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। ओके, तो मैं इसको ज़रा इरेज करने के बाद इसके आगे की कहानी बताता हूँ। देखिए, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ और मैं आपसे बोल दूं कि ये लाइन जो है ना वो उसके पैरेलल नहीं, तो आप मान जाओगे कि पैरेलल नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर कोई ना कोई लाइन तो ऐसी हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से जो इसके पैरेलल हो। आप बोलोगे सर हम यहाँ से नीचे जाने के बजाय यूँ चले जाएंगे, अब तो पैरेलल मिल जाएगा ना। ओके, सो आपको मान लेते हैं कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, लेकिन D से किसी और तरफ जाने पर तो पैरेलल मिल रहा होगा ना। तो मान लेते हैं D से इस तरफ जाने पर
डी से ई की तरफ जाने पर नहीं, डी से ई डैश की तरफ जाने पर जो लाइन मिलती है वो पैरेलल होती है, ठीक है ना। ओके, तो अगर डी ई पैरेलल नहीं है, इफ़ डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, देन लेट, हम मान लेते हैं कि जो डी ई डैश है ना वो पैरेलल है बी सी के, हमने ये मान लिया है। क्लियर। आपने पिछली थ्योरम क्या पढ़ी थी, जो पहली थ्योरम थी, उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस होंगी पैरेलल, अगर एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल हो जाएगा तो फिर ये रेशियो सेम हो जाएंगे। तो अगर आपने ये मान लिया है कि ये पैरेलल है तो फिर आपको फिर बीपीटी के हिसाब से, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, नाउ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपने मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल होंगे, अगर ये पैरेलल हैं तो पिछली थ्योरम के हिसाब से फिर इन साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना। ओके, हमने लिख दिया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। क्लियर। ओके, ये आपने लिखा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ये दिया गया था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के। तो आप देखो ए डी अपॉन डी बी इसके भी इक्वल है और ए डी अपॉन डी बी इसके भी इक्वल है। आप दोनों इक्वेशंस में देख लीजिए ए डी अपॉन डी बी आपको मिल रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होता है। वो कैसे, मान लीजिए ए डी अपॉन डी बी की कुछ वैल्यू मान लीजिए 1/2 मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कुछ भी, चलिए मान लीजिए हमने कि ये वैल्यू 1/2 है। तो अगर ये 1/2 है तो इसके इक्वल जो होगा वो भी 1/2 होगा। क्लियर। फिर आप ये दोनों इक्वल है ना, तो अगर आपने इसको 1/2 माना है तो इसको भी 1/2 अज्यूम करिए। अब अगर ये 1/2 है तो इसके इक्वल ये भी 1/2 होगा। तो इस तरह से सब आपस में इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हो दे ऑल आर इक्वल, और इन दोनों को ये कह के इक्वेट कर सकते हो। चलिए ठीक है, हम इनको इक्वेट कर देते हैं। तो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं दैट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। देखिए आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल है। देखिए ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाएगी जब ई और ई डैश अलग अलग ना हो, जब ये कोइंसाइड करते हों। ठीक है। ओके, सपोज मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है ये ए सी, ओके, और बीच में यहाँ कोई पॉइंट आता है ई और यहाँ पर आता है ई डैश। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 है, मान लेते हैं ये वैल्यू जो है वह 2 है, और मान लेते हैं ये वैल्यू 4 है। तो ये चीज़ इक्वल हो ही नहीं सकती है। ए ई की वैल्यू आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3 + 2 5, और ई सी की वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे 4। फिर ए ई डैश की वैल्यू लिखनी है तो 3 लिखोगे आप, और ई डैश सी की वैल्यू आप लिखोगे 6। देखिए आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बोल रहे हो कि ये आपस में इक्वल हो तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ई डैश और ई अलग अलग ना हो। तो इससे हमको ये पता चला कि ई डैश और ई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट्स हैं। सो वी कैन सी और यू कैन सी दैट ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, ये एक ही जगह पर होने चाहिए। क्लियर। तो अगर ये एक ही जगह पर होने चाहिए तो जो आप ई डैश वहाँ ले रहे हो वो यहाँ होना चाहिए, और जब ये यहाँ हो जाएगा तो आप डी ई डैश को बोल रहे थे बी सी के पैरेलल, तो डी ई डैश एग्जैक्टली क्या है, डी ई ही है। तो हेंस आपका डी ई बी सी के पैरेलल हो गया। तो प्रूव कर दिया ना आपने। आप समझिए थ्योरम आपने प्रूव क्या किया है, आपने ये प्रूव किया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को कट करती है अलग अलग पॉइंट्स पर, ओके, तो और ये रेशियो अगर इक्वल बन जाते हैं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अगर रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है ये लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है जी। जो पिछली थ्योरम आपने पढ़ी थी उसको हम बोलते हैं बीपीटी, फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जो भी अभी आपने थ्योरम पढ़ी है इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो पिछली थ्योरम आपने पढ़ी थी उसको आप थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो, और फिर इस थ्योरम को आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलोगे। चलिए जी, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारे सामने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं, हमें आना है सेकंड एक्सरसाइज पर। तो चलिए 6.2 एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और ये थेल्स थ्योरम पर बेस्ड होंगे, कुछ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन फिगर 1 and 2 डी ई और बी सी पैरेलल हैं। ओके, पहले आप फर्स्ट फिगर देख लीजिए, ये डी ई और बी सी पैरेलल है। आपने पढ़ा है ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाएगी तो फिर ए डी और डी बी का रेशियो, ए ई और ई सी का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट के लिए, आप लिखोगे एज
डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, सो हम कह सकते हैं कि ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न इज़ थेल्स थ्योरम, रीज़न इज़ थेल्स थ्योरम। ठीक है जी, ओके। आपसे बोला गया है कि ई सी की वैल्यू फाइंड करिए फर्स्ट पार्ट में, तो फाइंड कर लेंगे ईजी। ए डी की वैल्यू देख लीजिए 1.5 गिवन है, और डी बी की वैल्यू देख लीजिए 3 गिवन है, और ए ई की वैल्यू देख लीजिए 1 गिवन है, और ई सी की वैल्यू देख लीजिए नहीं गिवन है। तो आप बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 ए सी ई सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो ई सी की वैल्यू हो जाएगी 3/1.5 और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है जी, ओके। अब चलिए हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो आप सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ए बी सी में लिखा हुआ है डी ई बी सी के पैरेलल, ये डी ई बी सी के पैरेलल है। ओके, सेकेंड पार्ट में भी ये चीज़ गिवन है। तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी और डी बी का रेशियो, अगर ये इसके पैरेलल है तो हैंस हम लिख सकते हैं कि ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ए सी के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें किसने बताया है? बी पी टी ने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप चाहो तो थेल्स थ्योरम लिखो, आप चाहो तो बी पी टी लिख दो। ओके जी, अब बस वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल आएगा। ए डी की वैल्यू इट इज़ नॉट गिवन, बी डी की वैल्यू 7.2 गिवन है, ए ई की वैल्यू 1.8 गिवन है, ई सी की वैल्यू 5.4 गिवन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इंटू दिस 5.4 ए डी, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2। ओके, मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे ही ईजी हो जाएगा। अब लिखिए ए डी इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 ऑन 5.4। ठीक है जी, अब डेसिमल रिमूव कर दीजिए। देखिए ये डेसिमल और ये डेसिमल रिमूव हो गया, और इस डेसिमल के रिमूव करते ही यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप 18 1 टाइम्स 18 30 टाइम्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 72 ऑन 30। 72 और 30 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा 24 ऑन 10, मतलब 2.4 आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। याद रखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है इसमें हमें फर्स्ट थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ी है, और फर्स्ट थ्योरम थी थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। ओके, ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं ये है ट्रायंगल हमारे पास PQR, ये हमारा ट्रायंगल है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। E and F are the points on the sides PQ and PR। PQ की तरफ कोई पॉइंट E है और PR की तरफ कोई पॉइंट F है। ये मत सोचिएगा कि ये मिड पॉइंट है, बिकॉज ऐसा लिखा नहीं हुआ है। जब मेंशन किया जाए मिड पॉइंट तभी करिएगा, वरना अक्सर स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ढूंढने लगते हैं। नाउ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, आपको प्रूव करना है कि जो ई एफ है और जो क्यू आर हैं दोनों पैरेलल हैं कि नहीं पैरेलल हैं, और आपको ये कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पी ई की वैल्यू 3.9 गिवन है, ये गिवन है 3.9, और ई क्यू की वैल्यू 3 गिवन है, और पी एफ की वैल्यू 3.6 गिवन है, और एफ आर की वैल्यू 2.4 गिवन है। आपको प्रूव करना है ना कि ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। तो ये पैरेलल तभी होंगे जब ये साइड्स के रेशियोज़ और इन पार्ट्स के रेशियोज़ इक्वल हो जाएंगे, और ये हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेसिस से बोल रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड थ्योरम थी उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये रेशियो सेम हो जाते हैं तो फिर लाइन्स हो जाती हैं पैरेलल। तो आपको रेशियो चेक करने की ज़रूरत है। आप ऐसा करो, पी ई और ई क्यू का रेशियो अलग फाइंड कर लो, फिर पी एफ और एफ आर का रेशियो अलग फाइंड कर लो। अगर ये रेशियोज़ अलग अलग सॉल्व करने पर सेम आ जाएँ तो मतलब ये लाइन्स पैरेलल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पी ई इज़ 3.9 एंड ई क्यू इज़ 3। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 39 on 30, तो ये हो जाएगा 13 on 10, मतलब 1.3 आ जाएगा। तो इस रेशियो को हमने फाइंड किया है, 1.3 आ गया है। देखते हैं क्या ये रेशियो भी 1.3 आता है। लेट्स ट्राई। पी एफ की वैल्यू 3.6 है और एफ आर की वैल्यू 2.4 है। आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए, 36 on 24, फिर दोनों को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2, ये आ गया 1.5। तो आपने देखा दोनों रेशियोज़ डिफरेंट आ गए हैं। तो एज रेशियोज़ आर नॉट सेम, क्योंकि रेशियो सेम नहीं आए हैं, इसका मतलब है दीज लाइन्स आर
नॉट पैरेलल। इसके आगे आप लिख दोगे एज PE ओवर EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF ओवर FR, हेंस जिन लाइंस को हम पैरेलल ढूंढ रहे थे वो पैरेलल नहीं है, हेंस EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है जी, चलिए जी, हो गया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर में सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है इन वैल्यूज़ को ज़रा हम इरेज कर लेते हैं और दोबारा से जो वैल्यूज़ गिवन है ना वो कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसी डायग्राम से वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूँ। अब इस बार PE की वैल्यू 4 गिवन है, ये 4 गिवन है, और QE की वैल्यू 4.5 गिवन है, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है, और RF की वैल्यू 9 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे नंबर्स सेंटीमीटर्स में हैं। ओके, चलिए, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है तो आप पहले रेशियो फाइंड कर लो। आप देखो कि PE ओवर EQ कितना आता है, और फिर आप देखो कि PF ओवर FR कितना आता है। अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो PE की वैल्यू 4 है अपॉन 4.5, डेसिमल हटाइए तो ऊपर 0 आ जाएगा। 40 अपॉन 45 करना है आपको, तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे, 8/9 आ जाएगा। इधर आते हैं, यहाँ PF की वैल्यू है 8 और ये 9, देखिए दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो आप लिखोगे हेंस EF इज़ पैरेलल टू QR। और अगर आपको यहाँ रीज़न लिखना हो तो आप लिखोगे कन्वर्स ऑफ BPT। जो आपने रेशियो इक्वल देख लिए हैं तो आप बोल सकते हो कि साइड लाइंस होंगी पैरेलल। ठीक है जी, चलिए जी, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ओके, इतना ही समय देखना है। सो हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज़ द ट्रायंगल, इट्स नेम इज़ PQR। हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेना है E और ये पॉइंट लेना है F, इन्हें ज्वाइन कर देना है, प्रूव करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। अब देखिए, इस बार PQ की वैल्यू 1.28 गिवन है, ये पूरा PQ गिवन है 1.28 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू 2.56 गिवन है, ये पूरा गिवन है 2.56, ये पूरी वैल्यू इस बार दे दी है उन्होंने। PE की वैल्यू 0.18 है, 0.18, और PF की वैल्यू है 0.36, ये है 0.36। अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं कि पैरेलल हैं, तो बेटा आपको इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए रेशियो PE और EQ का चाहिए होता है। तो आपको EQ की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पहले EQ की वैल्यू फाइंड कर लें, बाद में रेशियो फाइंड करेंगे। तो अगर EQ की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पूरी लेंथ में से ये PE की लेंथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले हम EQ फाइंड करते हैं। EQ फाइंड करने के लिए मैं पूरे PQ में से PE सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। PQ की वैल्यू 1.28 है और PE की वैल्यू 0.18 है। जब मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो आई गॉट 1.1। ओके, इसी तरह यहाँ FR फाइंड करना पड़ेगा। तो FR फाइंड करने के लिए मैं पूरे PR में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा PF। ओके, PR की वैल्यू है 2.56 और ये है 0.36। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिला 2.2। अब रेशियो की बारी आती है, ठीक है ना। आपने फाइंड कर लिया है दिस इज़ 1.1 और आपने फाइंड कर लिया है दिस इज़ 2.2। चलिए अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं। मैं चला इसको इरेज कर देता हूँ। अब रेशियो फाइंड करते हैं, देखते हैं PE और EQ में रेशियो क्या है, PE और EQ में रेशियो क्या है। फिर हम फाइंड करेंगे PF और FR में रेशियो क्या है। अगर ये रेशियो इक्वल आ जाएंगे तो लाइनें पैरेलल कहलाएंगी। तो PE मतलब 0.18 और EQ मतलब 1.1। यहाँ 2 डेसिमल हैं, आप यहाँ भी 2 डेसिमल कर लो, ठीक है। डेसिमल के बाद में आप 0 इंक्रीज़ कर सकते हो। 0 इंक्रीज़ इसलिए किया है क्योंकि इस नंबर में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, तो डेसिमल रिमूव करना इजी हो जाएगा। ये 18/110 हो जाएगा। 2 से रिड्यूस कर देंगे तो 9/55 हो जाएगा। ये आया रेशियो। इधर आते हैं, यहाँ PF की वैल्यू है 0.36 और FR की वैल्यू है 2.2। ओके जी, यहाँ भी डेसिमल रिमूव करने के लिए आप पहले दोनों के डेसिमल इक्वल कर लो। अब डेसिमल रिमूव कर सकते हो, 36/220। आप इसे 4 से डिवाइड करो 9 मिलेगा, इसे 4 से करो 55 मिलेगा। आपने देखा दोनों रेशियो सेम आ गए हैं। दिस रेशियो इज़ 9/55 और ये भी वही है। तो आप लिख दोगे हेंस ये पैरेलल है, हेंस EF इज़ पैरेलल टू QR। रीज़न
कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब तक क्या आपको समझ में आ चुका होगा कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि थेल्स थ्योरम को ही हम बीपीटी बोलते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एल एम और बी सी पैरेलल है। आप ऊपर का ट्रायंगल देखिए ए बी सी, उस ट्रायंगल के अंदर एम एल और बी सी पैरेलल है। फिर दूसरा ट्रायंगल देखिए ए डी सी, इसके अंदर में एल एन और सी डी पैरेलल है। आपको बोला गया है इनको प्रूव कर दीजिए कि ये इक्वल है। ओके जी, तो ऐसा करते हैं, पहले हम ये ट्रायंगल देखते हैं ऊपर वाला। तो इस ट्रायंगल के अंदर में, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें बताया गया है कि एम एल और बी सी पैरेलल है। एम एल इज़ पैरेलल टू बी सी, एम एल इज़ पैरेलल टू बी सी। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होगी तो फिर इनका रेशियो, ए एल और एल सी का रेशियो, ए एम और एम बी का रेशियो इक्वल होगा। हो सकता है ये फिगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो क्योंकि इस तरह से रखा हुआ है। आप बुक को पलट लीजिएगा, यूँ रख लीजिएगा। अब देखिए ज़रा, इस ट्रायंगल के अंदर में ये दोनों पैरेलल है ना, तो ए एम और एम बी का रेशियो, ए एल और एल सी का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी आपको फिगर पलटना पड़े समझने के लिए तो आप उसको पलट लीजिएगा, उससे आपको इजी बन जाएगा ये। तो ये दोनों पैरेलल गिवन है, हेंस आप लिख सकते हो हेंस ए एम और एम बी का रेशियो, ए एम और एम बी का रेशियो इक्वल होगा ए एल और एल सी के रेशियो के, ए एल अपॉन एल सी। और ये मैं किस बेसिस से बोल रहा हूँ, दिस इज़ ड्यू टू थेल्स थ्योरम, दिस इज़ ड्यू टू थेल्स थ्योरम, ठीक है जी। अब आते हैं नीचे ट्रायंगल में, ए डी सी ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ट्रायंगल ए सी में, ए डी सी में लिखा हुआ है एन एल इज़ पैरेलल टू डी सी। ये दोनों पैरेलल गिवन है, ठीक है ना। आप एल एन को एल एन बोलो या एन एल बोलो, सेम बात है। तो ये दोनों पैरेलल गिवन है, इसलिए हेंस किसी भी ट्रायंगल में अगर दो ये साइड बेस के पैरेलल है या किसी साइड के पैरेलल है तो इसका मतलब ए एन और एन डी का रेशियो इक्वल होगा ए एल और एल सी के रेशियो के। ओके, रीज़न क्या लिखेंगे हम, रीज़न लिखेंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ओके, आपने देखा इधर जो आपने प्रूव किया है, यहाँ ए एल अपॉन एल सी है और यहाँ भी देखिए ए एल अपॉन एल सी है। यहाँ ए एल अपॉन एल सी ए एम अपॉन एम बी के इक्वल है और यहाँ ए एल अपॉन एल सी ए एन अपॉन एन डी के इक्वल है। तो क्योंकि ए एल अपॉन एल सी यहाँ भी है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो गई हैं। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होता हो कि ये कैसे इक्वल हो जाती हैं। तो आप ए एल अपॉन एल सी को कुछ मान लीजिए, जो भी मन आ रहा है वो मान लीजिए। मान लेते हैं आपने बोला कि ए एल अपॉन एल सी 2/3 है। ओके, आपने इसको 2/3 मान लिया, आपने इसको 2/3 मान लिया है। तो 2/3 के इक्वल ये है ना, सो ये भी 2/3 है। 2/3 के इक्वल ये है ना, सो ये भी 2/3 है। तो इस तरह से सब हो गए 2/3। तो इन दोनों को देखने के बाद में आप डायरेक्ट लिख दोगे हेंस, ठीक है ना। आप इसका नाम 1 दे सकते हो, इसका नाम 2 दे सकते हो। फिर लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2 और फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस वी कैन सी दैट दीज टू आर इक्वल, ठीक है ना। इसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2, हमने इसको नाम दे दिया था 1, इसको नाम दे दिया था 2, ठीक है ना। फ्रॉम 1 and 2 ए एम अपॉन एम बी इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको यही प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ओके, ठीक है ना। एक बार फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, आई होप समझ जाओगे आप। देख लीजिए, जो हमने प्रूव किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रूव करना था। ओके, हो सकता है आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इस यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे तो देखिए ज़रा, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ फिर बताता हूँ। ओके, 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद समझ जाओगे कि कैसे हम पहुँचते हैं यहाँ तक। तो आपने बोला कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो तो इनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम इनके रेसिप्रोकल ले लो, एम बी अपॉन ए एम एंड एन डी अपॉन ए एन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो। अब अगर इक्वेशन में आप दोनों ही तरफ सेम नंबर ऐड करते हो तो इक्वेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर ऐड करते हैं आप, यहाँ ए एम ले लोगे एलसीएम, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एम बी प्लस ए एम और 1 मल्टीप्लाई होंगे ए एम आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ ए एन हो जाएगा एलसीएम, यहाँ आप यहाँ लिखोगे एन डी
प्लस ए एन इंटू 1 ए एन हो जाएगा। ओके, अब ज़रा फिगर में देखो, फिगर में देखो एम बी प्लस ए एम कितना होता है, एम बी प्लस ए एम, तो ये पूरा मिलकर ए बी बन जाता है। तो आप लिख सकते हो आगे ए बी, ओके, अपॉन ए एम लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू एन डी प्लस एन डी है ये, ए एन है ये, दोनों को ऐड करने पर ए डी आ जाएगा और अपॉन में ए एन आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका रेसिप्रोकल, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए एम ओवर एम ए बी और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए एन ओवर ए डी। ठीक है जी। ओके, आपने ये प्रूव कर दिया था बड़ी आसानी से, आपको प्रूव करना था ये। तो पहले आपने देखा कि अगर ये इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे, तो इनका रेसिप्रोकल इक्वल हो गया। फिर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करने से हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब ये आपस में इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे और इनका रेसिप्रोकल करते ही हमारे पास ये पार्ट आ गया। ओके, आई होप आप समझ गए। ओके जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फिगर गिवन है और यहाँ लिखा हुआ है इन फिगर डी ई एंड ए सी, डी ई और ए सी पैरेलल हैं और डी एफ और ए ई पैरेलल हैं। आपको ये प्रूव करना है। ओके जी, तो आप ऐसा करो, पहले आज आप आ जाओ, कोई ट्रायंगल ले लो, ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें आपको एक साइड, एक लाइन दूसरे साइड के पैरेलल दी जा रही हो। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी ई ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, आप ट्रायंगल ए बी ई के अंदर देखिए डी एफ और ए ई पैरेलल गिवन है, ये देखिए गिवन है। तो आप लिखो डी एफ और ए ई पैरेलल गिवन है और ये बात हमें गिवन है। तो अगर ये पैरेलल गिवन है तो आप लिख सकते हो हेंस, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर में आप इसको रोटेट भी कर सकते हो समझने के लिए। आप देखिए ज़रा, इस ट्रायंगल के अंदर में ए बी ई के अंदर में ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है बी डी अपॉन डी ए और बी एफ अपॉन एफ ई, ये रेशियो इक्वल होगा। समझ गए ना आप? ओके, तो हेंस बी डी ओवर डी ए इक्वल होगा बी एफ ओवर एफ ई के, और ये मैं लिख रहा हूँ बी पी टी पर। कभी मैं वी पी टी लिखता हूँ, कभी मैं थेल्स थ्योरम लिखता हूँ, ऐसा आप भी कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल में, ऐसा ट्रायंगल में जिसमें हमें 2 लाइंस पैरेलल मिल जाएं। तो अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर में डी ई और ए सी पैरेलल हैं, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। मुझे कैसे मालूम? ये दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर में डी ई और बी सी ए सी पैरेलल हैं, ओके, फिगर को हम रोटेट करेंगे समझने के लिए। इस ट्रायंगल के अंदर में डी ई और ए सी पैरेलल हैं, इसका मतलब बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी आपस में इक्वल होंगे। समझ गए ना? ओके, तो आप लिखोगे हेंस बी डी ओवर डी ए इक्वल हो जाएगा बी ई ओवर ई सी के, और ये हमने निकाला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए है और यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ चुके हैं ना आपके, ये सब आपस में इक्वल हो गए। तो आप लिख सकते हो कि बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी इक्वल होंगे, और आपको यही प्रूव करना था। तो इसके आगे आपको सिर्फ ये लिखना है, आप इनमें से एक इक्वेशन का नाम 1 दे देंगे और दूसरी इक्वेशन का नाम 2 दे देंगे, और फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई ओवर ई सी, और ये हमने कर दिया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया गया है। अभी आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह क्लियर हो नहीं पाया है। आपको पिछला वीडियो पूरी तरह देखना चाहिए पहले, इससे पहले आने वाली सारी चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ तक आते थे इसे बहुत ईजी लगेगा। ओके, यहाँ देखिए डी ई और ओ क्यू पैरेलल है, डी ई और ओ क्यू पैरेलल है, डी एफ और ओ आर पैरेलल है। आपको प्रूव करना है कि ई एफ और क्यू आर भी पैरेलल होंगे। तो क्या करें आप ऐसा करें, पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करने होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल सेलेक्ट करिए जिसमें आपको कुछ पैरेलल मिल रहा हो। तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ के अंदर आइए। आप देखिए ट्रायंगल पी क्यू ओ के अंदर में ई डी और ओ क्यू पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं।
और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब पी और ई क्यू का रेशियो, पी और ई क्यू का रेशियो पी डी और डी ओ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बी पी टी। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में जहाँ ये पैरेलल गिवन है। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर डी एफ और ओ आर पैरेलल गिवन है। अगर ये पैरेलल गिवन है तो आप लिख सकते हो कि पी डी और डी ओ का रेशियो इक्वल होगा पी एफ और एफ आर के रेशियो के। कैसे? बी पी टी से। ठीक है जी। अब देखो फिर इसमें कौन मिल गया, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट में देखिए पी डी अपॉन डी ओ आता है और यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ आता है। तो यहाँ पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल है, यहाँ पी डी अपॉन डी ओ उसके इक्वल है, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बाद आप डायरेक्ट लिखोगे कि दिस पी ई अपॉन ई क्यू एंड दिस पी एफ अपॉन एफ आर आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लोगे, दूसरी इक्वेशन को आप सेकंड मान लोगे और फिर लिखोगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम अबव टू इक्वेशंस पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर एफ आर। अब ज़रा ध्यान से देखिए पूरा ट्रायंगल, पी क्यू आर ट्रायंगल देखिए। तो आप देख रहे हो इस पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर में साइड्स का रेशियो सेम है, पी ई और ई क्यू का रेशियो ये रहा, और पी एफ और एफ आर का रेशियो, ये रेशियो सेम गिवन है। तो आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल के अंदर में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल, कोई लाइन किसी साइड, दो साइड्स को इस तरह से कट करे कि रेशियो सेम आ जाए, तो उसका मतलब होता है लाइन्स पैरेलल। तो आप आगे देख लीजिए, हेंस ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, और ये हो रहा है कन्वर्स ऑफ बी पी टी की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी। ओके, ए बी सी, ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा सी। ओके, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो ओ पी पर हैं। ये लाइन ओ पी है, उस पर आता है ए पॉइंट। ये लाइन ओ क्यू है, इस पर आता है बीच में कहीं बी पॉइंट, और इस ओ आर लाइन पर कहीं सी पॉइंट आता है। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ये बात गिवन है। ए बी पी क्यू के पैरेलल गिवन है। ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल गिवन है। ठीक है जी। ये जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा ट्रायंगल लो जिसके अंदर ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी और पी क्यू। तो आपको लेना पड़ेगा पी ओ क्यू ट्रायंगल। तो आते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। आप ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर ये लिख दीजिए कि ए बी पैरेलल गिवन है पी क्यू के, दिस इज़ गिवन। अब ज़रा इस फिगर को रोटेट कर लें समझने के लिए। अगर इस ट्रायंगल के अंदर में ओ पी क्यू के अंदर में ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, इट मीन्स ओ ए और ए पी का रेशियो ओ बी और बी क्यू का रेशियो इक्वल हो जाएगा। समझ गए ना? ओके, तो आप लिखोगे हेंस ओ ए ओवर ए पी इक्वल हो जाएगा ओ बी ओवर बी क्यू के, एंड दिस इज़ ड्यू टू थेल्स थ्योरम या फिर बी पी टी। ठीक है जी। अब चलते हैं उस ट्रायंगल में जहाँ ए सी और पी आर पैरेलल मिलते हैं। तो उसके लिए आपको ओ पी आर ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ओ पी आर या फिर ओ आर पी, यू कैन सी दैट ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, और ये हमें गिवन है। तो आप लिख सकते हो हेंस ओ ए अपॉन ए पी इज़ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। फिर देखिए इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी आता है और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी आता है। ओके, यहाँ ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल है, यहाँ ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है। इट मीन्स दीज टू आर इक्वल। ओके, सो इसके आगे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस हमने क्या देखा था? हमने देखा था ओ बी अपॉन बी क्यू
और ओ सी अपॉन सी आर दोनों आपस में इक्वल निकल आए हैं, ठीक है ना। अब ज़रा फिगर में आ जाइए, फिगर में देखिए ओ क्यू आर ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ओ बी और बी क्यू का रेशियो ये रहा, ओ सी और सी आर का रेशियो ये रहा, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसका मतलब ये लाइन पैरेलल होती हैं। तो हेंस बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर एंड दिस इज़ कन्वर्स ऑफ बी पी टी। आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी हो गया क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। ये 6.1 वही थ्योरम है जिसको हमने आज पहले डिस्कस किया था। सो इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसी को हम बीपीटी या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो मतलब थेल्स थ्योरम को यूज़ करके हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। अब पढ़ते हैं प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस साइड का हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये पी मैंने मिड पॉइंट ले लिया है। ओके, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये लाइन चल रही है और ये लाइन पैरेलल चल रही है बी सी के, ठीक है जी। सबसे पहले पी मिड पॉइंट है ए बी का और ये दोनों पैरेलल हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट इट टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये लाइन जब थर्ड साइड पर पहुंचेगी तो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट थ्योरम को यूज़ करें, मतलब बीपीटी को यूज़ करें और प्रूव करें कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, इसको हम फर्स्ट साइड बोल रहे हैं, इसे हम सेकेंड साइड मान रहे हैं और इसे हम थर्ड साइड मान रहे हैं। तो फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से सेकेंड साइड के पैरेलल चलें तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट में पहुँचेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू ए सी के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, ठीक है ना। तो ज़रा मैं इसको हटाता हूँ और फिगर की हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखिए पी मिड पॉइंट है, ये उन्होंने बता दिया है, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज़ गिवन है। पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ये भी गिवन है। और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है जी। ओके, ये मिड पॉइंट गिवन है, ये दोनों पैरेलल गिवन है, Q मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है, मतलब Q ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है, ठीक है। और फर्स्ट थ्योरम का आपको यूज़ करना है। चलिए अब शुरू करते हैं काम और फर्स्ट थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हमें ये बताती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन, ये लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाती है तो ये रेशियो सेम हो जाते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी कैन सी दैट पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। पी क्यू और बी सी पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं इट मीन्स ए पी एंड पी बी और ए क्यू और क्यू सी, इनका रेशियो सेम हो जाएगा। क्यों? दिस इज़ ड्यू टू बी पी टी। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि P मिड पॉइंट था ए पी और पी बी का, ए पी और ए बी का। तो अगर P ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी और पी बी आपस में इक्वल है। तो आप ए पी और पी बी की जगह पे आप ए पी लिख सकते हो, ओके जी, क्योंकि ए पी और पी बी आपस में इक्वल है। आपने बोला ना कि P ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स दीज टू आर इक्वल। सो ए पी और पी बी इक्वल है, तो मैंने पी बी को ए पी लिख दिया। अब ए पी और ए पी दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इज़ इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल मिल जाएंगे। तो ये ए क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हेंस क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है जी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो एज ए क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू सी, सो क्यू बाइसेक्ट्स ए सी। क्योंकि Q मिड पॉइंट है तो ये ए सी को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी, प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसमें हमें नेक्स्ट थ्योरम यूज़ करनी है। यहाँ लिखा हुआ है
आप थ्योरम 6.2 यूज़ करेंगे, और थ्योरम 6.2 वो थी जिसको हम कन्वर्स ऑफ पीपीटी बोलते हैं। देख लीजिए थ्योरम लिखी हुई है। ओके, इस थ्योरम को यूज़ करके हमें प्रूव करना है दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। याद रखिए हमें 6.2 थ्योरम यूज़ करनी है जिसे हम कन्वर्स ऑफ पीपीटी बोलते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई दो साइड्स ले लेते हैं, मान लेते हैं पी क्यू और पी आर। ये पी आर हमने दो साइड्स ले लिए, इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं। मिड पॉइंट एम है और यहाँ मिड पॉइंट एन है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ज्वाइन कर लीजिए इनको, मिड पॉइंट्स थे ये और ज्वाइन कर लिया हमने इनको। इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो प्रूव करना है कि ये एम एन क्यू आर के पैरेलल होगा। ओके, अब रिमूव करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है हमें। देखिए एम मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये गिवन है। ठीक है जी। ओके, देखिए अगर एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है पी एम और एम क्यू इक्वल हो जाएंगे। पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू। आगे बढ़ते हैं, एन इज़ द मिड पॉइंट, ये भी गिवन है। एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो अगर एन इस पी आर का मिड पॉइंट है, ये बात तो गिवन है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि पी एन और एन आर आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। सो आपको बोला गया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट्स ले लें, हमने एम और एन मिड पॉइंट ले लिए हैं, तो एम मिड पॉइंट है इसका मतलब पी एम और एम क्यू इक्वल होते हैं। एन मिड पॉइंट है इसका मतलब पी एन और एन आर इक्वल होते हैं। वी हैव टू प्रूव कि एम एन और क्यू आर पैरेलल हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा एम एन और क्यू आर पैरेलल है। और याद रखिए हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी की हेल्प भी लेनी है, हमें सेकंड थ्योरम की हेल्प भी लेनी है। पहले हम पी एम और एम क्यू का रेशियो पता करते हैं और फिर हम पी एन और एन आर का रेशियो फाइंड करेंगे। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा ये लाइंस पैरेलल हैं। चलिए पता करते हैं। आपने देखा था पी एम और एम क्यू आपस में इक्वल है, थोड़ी देर पहले आपने लिखा है, तो आप पी एम को पी एम लिखिए और एम क्यू को भी पी एम लिख दीजिए, क्योंकि आप लिख चुके हो कि पी एम एम क्यू इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ पर पी एन को आप पी एन लिखिए और एन आर को आप पी एन लिख दीजिए, क्योंकि पी एन और एन आर आपस में इक्वल है मिड पॉइंट होने की वजह से। पी एन और एन आर आपस में इक्वल है। तो आप देखें इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा, इसे सॉल्व करने पर आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ भी 1 मिल जाएगा। तो ये रेशियो भी 1 आ गया, ये रेशियो भी 1 आ गया, दोनों रेशियो इक्वल हो गए। तो आप लिखोगे एज पी एम ओवर एम क्यू एंड पी एन ओवर एन आर, दोनों ही आपस में इक्वल हैं और दोनों 1 के इक्वल हैं। हैंस ये लाइंस पैरेलल हैं। एम एन इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ओके, रीज़न लिख देंगे कन्वर्स, या फिर हमने सेकंड थ्योरम यूज़ ही कर लिए और हमसे बोला गया था सेकंड थ्योरम यूज़ करिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं हम, और 2 प्रॉब्लम्स और बची, उनको भी कर लेते हैं। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ ए बी और डी सी पैरेलल है। दिस इज़ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी और डी सी पैरेलल है। देखिए ए बी और डी सी पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल, ये है डायगोनल ए सी और ये है डायगोनल बी डी। दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ और ओ सी का रेशियो, और ए ओ और ओ बी का रेशियो, ए ओ और ओ बी का रेशियो, और सी और ओ डी का रेशियो इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज कोई भी ट्रायंगल के अंदर हमें कुछ पैरेलल मिल नहीं रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लाइन है एक, इसका नाम ई ओ रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्रॉ ई ओ, यहाँ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ डी सी के पैरेलल हो गया। ठीक है जी। अब देखिए डी सी और ए बी तो पहले से पैरेलल थे, तो अगर आपने ई ओ डी सी के पैरेलल ड्रॉ किया है और डी सी ए बी के पैरेलल है तो ई ओ ए बी के पैरेलल भी हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं ट्रायंगल ए डी सी के अंदर। इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी में आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर में ई ओ और डी सी पैरेलल है। एज ई ओ पैरेलल है डी सी के। आपको याद करो पीपीटी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो ये रेशियो ए ई और ई डी का रेशियो
AE और ED का रेशियो इक्वल हो जाता है, AE और ED का रेशियो इक्वल हो जाता है AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के। ओके, और ये हो रहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आप देखो, जो आपको प्रूव करना था उसमें एक पार्ट AO अपॉन OC ये आ चुका है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपको AO अपॉन OC मिल जाएगा। तो AO OC जो लिखे हुए थे ना वो आ चुके हैं। अब चलते हैं हम BO और DO की तरफ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। आ जाइए ट्रायंगल ABD के अंदर। तो इन ट्रायंगल ABD, ओके, देखिए EO DC के पैरेलल था और DC AB के पैरेलल है, इसलिए फाइनली EO AB के पैरेलल हो गया, EO AB के पैरेलल हो गया। अगर EO AB के पैरेलल है तो इसका मतलब ये रेशियो DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इक्वल हो जाएगा DO अपॉन OB के, DO अपॉन OB के। और ये चीज़ भी हो रही है BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, जो भी आपने यहाँ वैल्यू पाई थी AE अपॉन ED, उसका जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ मिल गया है, DE अपॉन EA। तो हम एक स्टेप आगे बढ़कर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ज़रा मैं क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसी का रेसिप्रोकल ऊपर लिखूँगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो EA ऊपर आ जाएगा, ओवर DE हो जाएगा, इज इक्वल्स टू OB ओवर DO। ओके, ये है सेकंड इक्वेशन और ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए AE अपॉन ED था और यहाँ भी AE अपॉन ED है। AE को AE या EA दोनों बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ AE अपॉन ED इसके इक्वल है, यहाँ AE अपॉन ED इसके इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मिलाए हैं तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ से AO अपॉन OC और वहाँ का OB अपॉन OD इक्वल हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी वैल्यू इंटरचेंज करनी है। आप OC और OB की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दीजिए। ये ऊपर है न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OB अपॉन AO अपॉन OB। ये OC है डिनोमिनेटर में, जब इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CO अपॉन या OC अपॉन OD। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। और ये हो गया प्रूफ्ड, क्लियर। चलिए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस लास्ट क्वेश्चन में भी हमें कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को और ज़रा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. ओके, हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलैटरल है, ये ट्रेपेजियम तो प्रूव करना है, अभी हम ट्रेपेजियम नहीं मान रहे हैं। ABCD कोई क्वाड्रिलैटरल है। ओके, इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD और ये इंटरसेक्ट करते हैं O पर। और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू आर ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम तब होंगे जब आप AB और CD को पैरेलल प्रूव कर दोगे, क्योंकि ट्रेपेजियम में कोई दो साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि कोई दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है। ट्राई नाउ। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB या CD के पैरेलल। चलिए AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं EF नाम रख लिया हमने, ये O है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB। ओके, अब ज़रा देख लो आपको गिवन क्या था। आपको बताया गया था कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO ये आपस में इक्वल है। देख लीजिए ये गिवन है। जो आपको गिवन है इसको ज़रा आप वैल्यूज़ इंटरचेंज कर लें। CO और BO को इंटरचेंज कर लीजिए। ये CO न्यूमरेटर में है, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो AO अपॉन CO इक्वल हो जाएगा, BO उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा BO अपॉन DO। आई होप को समझ में आ गया है। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। अब चलते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर। तो हम चल रहे हैं, हम उन ट्रायंगल्स में जाते हैं जहाँ हमें दो लाइंस पैरेलल मिल जाती हैं। तो ट्रायंगल DAB में चलते हैं, ट्रायंगल DAB में। तो आप देखो इस ट्रायंगल DAB में आपने अभी अभी ये लाइन ड्रॉ की है जो AB के पैरेलल है। तो अगर ये पूरी लाइन AB के पैरेलल है तो जो लाइन का इतना पार्ट है EO ये भी AB के पैरेलल होगा। तो आप देखोगे EO पैरेलल है AB के।
अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब डी ई अपॉन ई ए, हेंस डी ई अपॉन ई ए इक्वल हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी के। ठीक है जी, रीज़न आप लिख दोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इस ट्रायंगल के अंदर में ई ओ और ए बी पैरेलल थे, इसलिए डी ई अपॉन ई ए और डी ओ अपॉन ओ बी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, अगर डी ई अपॉन ई ए डी ओ अपॉन ओ बी के इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल उस रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसके आगे बता देता हूँ, इन चीज़ों को याद रखिएगा आप। इसको जो हटा लेते हैं और अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा था डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी और ये इक्वल हो जाएगा दूसरी तरफ के रेसिप्रोकल के, मतलब बी ओ अपॉन ओ डी के। इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहली जो इक्वेशन आपने लिखी थी वो थी ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, और सेकेंड इक्वेशन आपने ये लिखी है। ओके, अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन अगर भूल गए तो दोबारा लिख देता हूँ। आपने लिखा था ए ओ अपॉन ओ सी और वो इक्वल था बी ओ अपॉन ओ डी के, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी ये आता है, सेकंड में भी ये पार्ट आता है, ये दोनों में आता है, तो इसका मतलब ये सब के सब आपस में इक्वल है। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी के। अब ज़रा फिगर में देखिए कहाँ है, ए ओ अपॉन ओ सी ये पार्ट ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है, ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है। तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, मतलब ये रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ई ओ और डी सी पैरेलल हो गए। हेंस आप लिख सकते हो कि ओ ई और डी सी पैरेलल है, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया है ये। ठीक है जी, चलिए इसके आगे समझते हैं। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। तो शुरुआत में आपने इसको इसके पैरेलल रखा था। आपने बोला था कि ये जो ई ओ है ये ए बी के पैरेलल है, और अभी अगर देखिए आपने तो बोला था कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, और अभी आप बोल रहे हो कि जो ई ओ है वो डी सी के पैरेलल है। अगर ई ओ डी सी के पैरेलल है तो ई ओ का पूरा पार्ट मतलब ई एफ, ये ई एफ भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो अब ज़रा इन दोनों को देखिए, यहाँ ई एफ ए बी के पैरेलल है, यहाँ ई एफ डी सी के पैरेलल है, ये ई एफ डी सी के भी पैरेलल है, ये ई एफ ए बी के भी पैरेलल है। तो दोनों को कंबाइन करके ए बी और डी सी पैरेलल हो गए। ठीक है ना? ओके, सो आप लिख दोगे इन दोनों को देखकर आप लिख दोगे हेंस डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी। और अगर इस क्वाड्रिलैटरल के अंदर ए बी और डी सी पैरेलल हो गए हैं तो ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होते हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम 6.3 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।